हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या चैप्टर है हमारा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। तो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में रिसोर्सेज क्या होता है हमारा? ठीक है, रिसोर्सेज मतलब क्या? साधन। ठीक, कोई भी साधन, नेचुरली अकरिंग या मैन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक, तो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज कौन से होंगे? कोई भी हम लोग अगर बायोटिक कंपोनेंट ले लेंगे वो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज होंगे, और अबायोटिक जो भी होंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे, मैन मेड। अबायोटिक जितने भी अगर देख लिए जाए, ठीक है, तो इसको डिवाइड किया जाता है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे हुए हैं, मतलब नेचुरल है या मैन मेड है। तो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब होता है लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग होता है, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग में क्या क्या आएंगे हमारे? ह्यूमन बीइंग आ गया, है ना। और अबायोटिक में बताइए, कोई भी निर्जीव चीज, कोई भी, जैसे कि रॉक, मेटल, ये सब आएंगे हमारे किसमें? अबायोटिक में, मतलब जिसमें जान ना हो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, मतलब यूज हो रहा है जैसे, तो मतलब दोबारा यूज हो सकता है कि नहीं, कि एक ही बार यूज होता है, एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब उसका उपयोग दोबारा हो, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, दोबारा हो सकता है कि नहीं। तो अगर दोबारा हो सकता है तो उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और नहीं हो सकता उसका उपयोग दोबारा तो उसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कैसे क्या आएगा? जैसे सोलर एनर्जी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसी जगह पेट्रोलियम हमारा क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। या कोल हो, ठीक है, कोल नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा साल लग जाता है रिन्यू होने में। जो सोलर एनर्जी है, देखिए, अगर तो वो हमें डेली मिलती रहती है, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसलिए रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी आ जाएगी, और नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जितने भी हो गए, या कोल हो गया। ठीक, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब समझ गए। फिर आता ओनरशिप। तो पहला ओनरशिप में अगर डिविजिबिलिटी देखें तो है इंडिविजुअल, ठीक, फिर कम्युनिटी, फिर नेशनल या इंटरनेशनल। मतलब किसी एक इंसान की उसमें भागीदारी है, या किसी एक समुदाय की भागीदारी है, या पूरे जो कंट्री है उसकी, नेशन की है, या इंटरनेशनली मतलब सबके लिए, पूरे विश्व के लिए वो मतलब यूटिलाइज किया जा सकता है, इस बेसिस पे किया जाता है। ठीक, फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। इसमें भी इसके तीन पार्ट्स, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल का मतलब हुआ जो किसी रीजन में फाउंड हो रहा है, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब कहीं पर वो मिल रहा है लेकिन वहाँ पे उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोलर एनर्जी जो है, सन जो है, देखिए, गुजरात और राजस्थान में बहुत होता है, लेकिन वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, किस लिए? सोलर एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज which are surveyed and their quality have been determined for utilization. The development of resources depend upon the technology and level of their feasibility. मतलब कोई भी रिसोर्सेज कहीं पे अगर मान लीजिए सर्वे किया गया, वो मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए कि ना किया जाए। ठीक है, जैसे वाटर ही का ले लीजिए आप एग्जांपल। ठीक, अगर वो सही हुआ
तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ सही तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फिर आता है स्टॉक। Material in the environment which have been potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access these are included among the stock. For example, water is a compound of two gases। कह रहा है ऐसे चीजें जो कि नेचुरली अकरिंग है लेकिन ह्यूमन बींग्स उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस कर पाने की। जैसे कि देखिए वाटर जो है वो कंपाउंड है किसका, दो गैसेस का, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2O होता है, H2O, ये फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन जो एटम होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, सन में क्या होता है रिएक्शन जो देखेंगे हाइड्रोजन एटम्स का ही तो होता है। ठीक है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। मतलब ये स्टॉक है, मतलब इसका हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास है लेकिन हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। वाटर क्योंकि हमें प्लेंटी, हमारे अर्थ में बहुत सारा पानी है और उसमें दो गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्निकल डेफिशिएंट है उस चीज़ में, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, नहीं तो एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव एम्पल ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस रिसोर्सेज वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। रिजर्व मतलब क्या होता है ऐसे ही समझ लीजिए, रिजर्व मतलब जो बचा के रखा गया है, ठीक है, ताकि इस्तेमाल किया जा सकते, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल हाउ नो हाउ बट देयर यूज हैज बीन नॉट बीन स्टार्टेड। ठीक है, रिजर्व है मतलब बना, अभी उसको संभाल के रखा गया है कि इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से हम उसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, दिस कैन बी used for meeting future requirement. River water can be used for generating hydroelectricity power, and presently it has been utilized only a limited extent. But the water in the dam, forest, etc. is reserve which can be used in future. ठीक है, तो इसको यूटिलाइज उसको रिजर्व किया जाता है, होता नहीं रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं रिजर्वायर, ताकि पानी रोका जाता है पीछे फिर पानी छोड़ा जाता है तो वो जब गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये रिजर्वायर, इसका मतलब रिजर्वायर ये हुआ। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। It was believed that the resources are the free gift of nature. As a result of human being use them indiscriminately and this has led to मेजर, देखिए जो रिसोर्सेज होता है वो हमारा नेचुरली अकरिंग होता है। ठीक है, रिसोर्सेज हो गए कितने हो गए, जैसे वाटर हो गया या कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोई भी हो गया ले लीजिए। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा करने लगता है, तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो ख़त्म हो जाएगा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ही लोगों के पास रह जाएगा एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोग के पास उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, मतलब एक हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन सीएफसी का एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर कोल का हद से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा इस्तेमाल करेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड अगर रिसोर्सेज का, जैसे माइंस हो गई, ठीक है, लैंड डिग्रेडेड होती हैं, खोदी जाती हैं, वो लैंड डिग्रेडेशन में आ जाएगा। ठीक है, खराब हो रही है भूमि। फिर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज है उसका एक समानता रूप से, मतलब सबके बीच में बांटना बहुत नेसेसिटी हो गई। ठीक है,
if resources depletion of a few individual and country continues, the future of our planet is in danger. मतलब अगर किसी के पास है तो उसी का इस्तेमाल केवल वही करेगा, इसी तरह का अगर चलता रहता तो मतलब वो एक समय ऐसा आता कि खत्म हो जाता, किसी के पास कुछ ना बचता, किसी के पास कोई चीज होती, किसी के पास कुछ ना होती रिसोर्सेज। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। मान लीजिए यूरेनियम नहीं होगा, इतना नहीं है। बहुत चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं रिसोर्सेज जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबका मतलब बराबरी से मतलब मिल सके, इसलिए फिर क्या हुआ देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमारे जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी कोई नुकसान ना हो। मतलब कि अगर खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया, तो आने वाली जनरेशन को नुकसान हो सकता है ना, वो क्या करेंगे? तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या हुआ फिर? रियो रियो डी जेनरियो अर्थ समिट हुआ। मतलब क्यों हुआ? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये यूएन की एक ब्रांच है। कौन सी? यूएन सीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यू एन सी ई डी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ठीक है, इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, 1992 में ये मीटिंग हेल्ड हुई यहाँ पे। मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के हेड्स आए हुए थे, ठीक है। ये ब्राजील में हुई, इसको इसलिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। The summit was convinced for addressing the urgent problem of environmental protection। इस समिट में क्या environmental protection के बारे में बात हुई थी, मतलब कि कैसे हम लोग बचाएं। तो इसके लिए डिक्लेरेशन साइन हुआ था। फिर एक एजेंडा इन लोगों ने अडॉप्ट किया था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 में जो 21 होता है हमारा, ये क्या 21st सेंचुरी को पॉइंट आउट करता है। ये मतलब उन्होंने कुछ गोल्स बनाए कि ये सारी चीज 21 सेंचुरी में उनको अचीव करना है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो लोकल एजेंडा 21 बनाया गया था, एजेंडा 21 फॉर कल्चर बनाया गया था, ठीक है। दो बनाए गए थे, एक लोकल के लिए बनाया गया था, एक एजेंडा 21 फॉर कल्चर बनाया गया था। तो इम्प्लीमेंट देखिए 21 क्या था हमारा एजेंडा? इज एन एक्शन प्लान। क्या था? इज इट इज एन एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाज एन आउटकम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 बनाया गया था मेरा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी बता दिया ना, ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि ना पहुंचे और आने वाली जनरेशन का भी उसका कोई मतलब नुकसान ना भुगतना पड़े। It is a comprehensive blueprint of action to be taken globally, nationally and locally by the organization। ये जो बनाया गया था एजेंडा 21, इसमें जो एजेंडा थे वो लोकली भी इम्प्लीमेंट होने थे, नेशनली भी और इंटरनेशनली, ठीक है। फिर द नंबर 21 इसमें क्या करता है? अभी हमने बताया, ये 21st सेंचुरी को दर्शाता है। मतलब आने वाली जो सेंचुरी थी 1992 यानी कि 20 सेंचुरी चल रही थी, अब आने वाली कौन सी थी? 21 सेंचुरी। तो उसमें जो प्लान इन लोगों ने बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट, उसको उन्होंने दो जगह, एक लोकली भी किया था, एक इंटरनेशनली भी किया था, और कल्चर के लिए भी था ये, ठीक है। फिर रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट? प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी बनाना किसी चीज की, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बना के उसका इस्तेमाल करना, प्लान करना, प्लान्ड वे में करना काम, वे में काम करना। तो रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों नेसेसरी है, ठीक है। पहली चीज, अगर हम एम्पल क्वांटिटी में किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अधिक क्वांटिटी में, ठीक है, अगर उसका अल्टरनेटिव कोई है तो हमें उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे एनर्जी में हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं, पेट्रोल और डीजल की जगह। फिर क्यों? इको फ्रेंडली भी होता है एक तो, और अवेलेबल भी है। तो यही प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ resources। It has an important
Country like Ita, which has enormous diversity, ability of resources, there are a region which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in term of ability of resources. There are some region which have acute shortage of some vital resources. For example, states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh have rich mineral and coal deposit. यहाँ पे कोल के डिपॉजिट बहुत है, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे कोल की डिपॉजिट नहीं है. क्या है? वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जैसे अरुणाचल प्रदेश has abundance of water resources but lack in infrastructure development. State of Rajasthan is very endowed with the solar energy and wind energy but lack in water resources. तो मतलब इसका प्लान्ड वे में इस्तेमाल करना, मतलब जहाँ पे जो है, यानी कि कोल वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा कोल ही कोल मतलब इस्तेमाल किया जाए पूरे उसको प्लानिंग से. मतलब जैसे झारखंड वारखंड में कोल हो गया, या अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज हो गए, या गुजरात में सोलर या विंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, तो इनका एक प्लानिंग के तहत इसका इस्तेमाल करना, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, फिर इसका यूटिलाइजेशन करना एक्सेस में, ताकि ये ना यूज हो सके. रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है? It's a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and quality. सबसे पहले तो अगर रिसोर्सेज प्लानिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ है, तभी तो हम उसका प्लानिंग कर सकते हैं ना. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे आपका पाया जाता है कोल, या यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है, यहाँ पे यूरेनियम है, यहाँ पे प्लूटोनियम है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे वीट पाया वो ज़्यादा होता है. मतलब हमें पता ही नहीं होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या रिसोर्सेज हैं, तो हम उसका प्लानिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सर्वे कराया जाता है, फिर इन्वेंट्री बनती है, मैपिंग होती है, फिर क्या होता है, इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज. फिर इंस्टीट्यूशन बनता है, फिर वही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उस हिसाब से. फिर इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. रिसोर्सेज प्लानिंग जो पहला 5 ईयर प्लान था, तब से इंडिया कोशिश कर रहा है. ठीक है. रिसोर्सेज प्लानिंग हुए और मतलब यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके. The ability of resources is a very condition of the development of any region. किसी भी रीजन में अगर कोई रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, मान लीजिए अगर कहीं पे फैक्ट्री लगानी है और पानी ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है ना. बाकी चीज़ें हैं जो चाहिए, नेसेसरी है, उसके लिए पानी नहीं है, तो होना है, अगर वहाँ का डेवलपमेंट होना है तो ज़रूरी है. फिर कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजर रिवील दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन. अब यहाँ पे इंडिया में हमारी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे इंडिया में लोग क्यों आए थे यहाँ पे, बताइए? क्योंकि रिसोर्सेज थे, बंदरगाह बने हुए थे, ठीक, वहाँ से लोग अपना आराम से ले जा सकते थे सामान, और रिसोर्सेज जितने थे लोकली अवेलेबल थे. ठीक, इसलिए यहाँ पे लोग जितने भी थे हमारे अट्रैक्ट होते थे यहाँ के आके, मतलब अपनी कॉलोनीज बनाते थे. जितने भी देखोगे, चाहे ब्रिटिश देखी, ब्रिटिश कॉलोनी हो, या डच हो, या पुर्तगीज हो, ठीक, या फ्रेंच हो, कोई भी हो. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज जो होता है, बचत, कंजर्वेशन मतलब बचाना. तो क्यों जरूरी है? पहले अगर हम लोग हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाती है ना. कोई भी चीज़ होगी, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, एग्जांपल पानी है आपके पास एक गिलास, अगर आप पूरा पी गए तो ख़त्म हो गया. ठीक है भाई, आपने धीरे धीरे करके पिया तो शायद थोड़ी देर चल जाए. ठीक, जैसे कि आपको दिया गया है दिन में यूज़ करने के लिए 1500 लीटर पानी दिया गया है, या 500 लीटर पानी दिया गया, आपने एक साथ यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गया. तो वही कह रहा है, जो चीज़ लिमिटेड है उसका कंजर्वेशन कैसे किया है, तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं. मतलब या तो कम आप उसका इस्तेमाल कीजिए, या तो उसका अल्टरनेट कोई ढूंढिए, जो उसका अल्टरनेट हो, रिसोर्सेज हो, और वो रिन्यूएबल हो. नॉन रिन्यूएबल कम से कम यूज़ करने चाहिए हमें, जितने रिसोर्सेज होते हैं, है ना, यही तरीका है. नॉन रिन्यूएबल नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा रिसोर्सेज मतलब कंजर्व रहेंगे, जो जैसे कि जो दोबारा से नहीं आ सकते हैं या टाइम लेते हैं. फिर लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज देखिए, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. The land
is a natural resources almost very important. It support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport. देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे खेती हो गई या ट्रांसपोर्ट हो गया या कोई भी हो, कोई भी मिनरल का भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो हमारे अर्थ से निकलते हैं, तो लैंड के बिना पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज, तो इसको तीन लैंड को पहले तो क्या रिलीफ फीचर्स के उस पे तीन उस पे भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? माउंटेन्स, प्लेन एंड प्लेट्यू। ठीक है, तो माउंटेन कितना है हमारा? सबसे ज़्यादा तो माउंटेन है हमारा 30%। ठीक, प्लेन कितना है हमारा 43% और प्लेट्यू कितने 27%। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन किया कैसे किया जाता है? लैंड रिसोर्सेज आर द फॉलोइंग पर्पस, या तो फॉरेस्ट लगाया जाए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। जो बैरन लैंड होती है मतलब बंजर ज़मीन होती है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल या बिल्डिंग, रोड्स या फैक्ट्रीज लगाई गई हैं जहाँ पे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग द फैलो लैंड्स, मतलब बेकार पड़ी हुई है। परमानेंट पेस्चर, जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड है, मतलब चरने जाते हैं जानवर जो भी होंगे वहाँ पे, घासें वासें लगी। लैंड अंडर अ मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द शोन एरिया, तो जहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं, वहाँ पे मतलब उनके ऊपर खेती नहीं की जा सकती है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल मतलब जहाँ पे कि एक समय पे खेती होती थी लेकिन अब बहुत सालों से नहीं हो रही है। ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड में। फिर आ गया फैलो लैंड्स में, कैसे आएंगे? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर मोर और लेस देन आ ईयर, मतलब जहाँ पे खेती होती है लेकिन अब नहीं की जा रही। अदर करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब 4-5 साल से, जहाँ पे 1 से 5 साल तक जहाँ पे खेती नहीं हुई है। नेट शोन एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर is a net plus net shown area is known as gross cropped area। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे साल में एक बार से ज़्यादा खेती होती हो, प्लस नेट शोन एरिया, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड का जो यूज पैटर्न है कि हम कैसा है। लैंड यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय both physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as pollution, density, technology, capability, and culture and tradition। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं लैंड यूज़ पैटर्न। मतलब टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है। सॉइल कितनी तरह की होती हैं? एलुवियल सॉइल हो सकती है, रेड सॉइल हो सकती है, ब्लैक सॉइल होती है, लेटरेट सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, मोन्टेनियस सॉइल होती है। मतलब किस तरह की है, उस तरह के वहाँ पे वेजिटेशन होगा। ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन कैसी है, डेंसिटी मतलब कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, टेक्नोलॉजीज कैसी हैं वहाँ पे, है कि नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960 से लेके 61 तक, और 2014 से 15 के बीच में दे रखी है इस ग्राफ। फॉरेस्ट कितने थे पहले? 18। अब ये, फिर बैरन और अनकल्टिवेटेड कितने थे? इतने थे। अब इतने। फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ पहले इतना था, अब इतना है। ठीक है, तो ये सब चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं। फिर कह रहा है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर 90% of the total geographical area because the land use have reported the most of the northeast states except Assam has not been done fully। ठीक है,
Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied इतना will not be surveyed. कुछ जगह हैं जहाँ का सर्वे नहीं किया गया, बाकी ये सर्वे ऊपर जो चार्ट है वो इससे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या यूटिलाइजेशन लैंड का हो रहा है। लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। परमानेंट पैस्चर मतलब जहाँ पे खाली जानवर चरने जाया करते थे, तो वो कम हुआ है अब। ठीक, यही इसमें से आपको ये मिल जाएगा लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ कहाँ हुआ है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। 33% मतलब हमें जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन वो नहीं है इतना, तो वही कह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत कम है। हमारा कितना है, 23 पॉइंट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में हम लोगों ने बात की थी 33% अचीव करने के लिए, कि फॉरेस्ट एरिया हम लोग 33% अचीव कर लेंगे, जो कि नहीं हो पाए। फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन, अब वही जैसे अभी हम लोगों ने रिसोर्सेज डिग्रेडेशन या कंजर्वेशन की बात की, वही लैंड डिग्रेडेशन वही है। We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs of food, shelter and clothing are obtained from land. जितनी भी मान लीजिए खाने पीने की चीज़ें हैं या रहने के लिए जगह चाहिए, वो लैंड से। और लैंड का डिग्रेडेशन अगर हो गया तो ये सब चीज़ें हमारे फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर सकती है ना। हमारा क्या, हम एक इंसान का क्या धर्म होता है, मतलब जो चीज़ हमें मिली कम से कम अगर हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते तो उतना तो अपने आगे आने फ्यूचर जनरेशन को दें। ठीक है, ताकि वो ये तो ना कर सकें कि हमको उतना नहीं मिला, तो हम अगर बना नहीं रहे तो हम बिगाड़ें भी मत। ऑल्सो ग्रेविटेड अ पेस ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू द लैंड। अब कैसी चीज़ें, जैसे अभी ओवर ग्रेजिंग, ठीक, डिफॉरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे, माइनिंग की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, क्वेरी खदानें खोदी जाएंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, पॉल्यूशन भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं माइनिंग से अगर देखा जाए या क्वायरिंग से, तो पॉल्यूशन भी होता है। ओवर ग्रेजिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन से जैसे सॉइल इरोजन भी होता है हमारा। ठीक है, खाली लैंड नहीं, सॉइल इरोजन भी होगा, अभी सॉइल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे हम लोग। फिर माइनिंग वर्क्स, ये सब दे रखा है एग्जांपल। फिर आता है हमारा सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, है ना। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल है मतलब सॉइल हमारा दोबारा से आ सकती है। एक बार गई तो फिर आएगी। मीडियम, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सिस्टम। सॉइल का एक लिविंग सिस्टम है हमारा। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक समय में मतलब बन जाती है। बनती है मतलब रिन्यूएबल है। फिर वेरियस फोर्सेस such as change in temperature, action, running water, wind, glacier activities and decomposer etc. कैसी एक्टिविटीज, वेरियस फोर्सेस, ये जितने हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, सॉयल फॉर्मेशन के लिए। वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग से होता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस, रॉक्स की वेदरिंग होती है, फिर उससे भी सॉइल्स बनती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर। अब देखिए किस तरह की रॉक से टूट के बना है, ये सब चीज़ों से उसका मतलब सॉइल के टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बात की थी, एलुवियल सॉइल होती है हमारी। एलुवियल सॉइल फर्टाइल कही जाती है। ठीक है, ये मेनली आपकी रिवर्स गंगा इंदस या ब्रह्मपुत्र इनके किनारे आसपास पाई जाती है। ठीक है, गंगा प्लेन में। अब इसमें भी दो तरह की होती हैं, ओल्ड एलुवियल होती है और न्यू एलुवियल होती है कि नहीं।
इसी तरह अगली ओल्ड एलुवियल जो होती है और सॉइल होती हैं, जैसे कि रेड सॉइल, येलो सॉइल हो गई, या ब्लैक सॉइल हो गई, एरिड सॉइल हो गई, लेटरेट सॉइल हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सॉइल के, जो मतलब अलग अलग जगहों पे इंडिया में पाया जाता है। जैसे एलुवियल अगर देखना है तो हम लोग हिमालय पे चले जाएं, हिमालय की रिवर की तरफ, कोई भी रिवर के किनारे देख लें, गंगा के किनारे अगर देख लें, ठीक है, इंडस के किनारे देख लें, तो हमें ये मिल जाएगा। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में जाएंगे तो एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। ठीक है, या कोई भी डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की, इनके डेल्टा के पास देख लेंगे। ठीक, फिर हमने जो बात की कि ओल्ड और न्यू होती है, तो ओल्ड वाले को कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, बंगार कहते हैं, और न्यू वाले को क्या कहते हैं, और बाकी भी होते हैं द्वार, चौस, तेराई। ठीक है, ये जगहों के नाम है, प्लेन्स पे होती है मतलब। एलुवियल सॉइल मतलब अच्छी मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। फिर अगली आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का किस लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रबर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में या नीचे साउथर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, ब्लैक सॉइल। फिर आती है हमारी अगली रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल और येलो सॉइल मतलब ये कलर लीचिंग के कारण, या आयरन जो होता है उससे, उसके लीचिंग के कारण जो होता है सॉइल का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेटराइट सॉइल इसी तरह होती है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटा which means bricks. Laterite soil develop under tropical and subtropical climate and dry. Laterite soil have mostly deep to very deep acidic, मतलब acidic in nature होते हैं। इस तरह देखिए, रेड और येलो सॉइल क्या होता है, आर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। ठीक, कलर इनका किस वजह से आता है, देखिए ये दिया है, द रेडिश कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आयरन के। और इट लुक्स येलो व्हेन इट हाइड्रेट फॉर्म, जब हाइड्रेट फॉर्म में होता है तब वो येलो होता है। फिर एरिड सॉइल क्या होते हैं, सॉइल्स रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड से ब्राउन कलर में होते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर। टेक एन एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, इन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, यही सब होता है। अब सॉइल इरोजन एंड सॉइल कर्वेशन। इरोजन क्या होता है, सॉइल का खत्म होना, किस क्या के कारण होता है, या तो बाढ़ आ जाएगी तो सॉइल इरोजन होता है, कट कट के मिट्टी निकल जाती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हम लोग करेंगे तो जो पेड़ पकड़ के रखता है मिट्टी को, जड़ें उसकी, तो उसके कारण ढीली पड़ जाती हैं, मिट्टी लूज हो जाती है और वो बाहर की निकल जाती है, तो मूवमेंट होता है सॉइल का एक जगह से, उसकी वजह से इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसमें एक है इरोजन, गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स अ डीप चैनल एज गलीज। गलीज मतलब गली तो जानते हैं ना आप, ये जो ये गली इरोजन, ठीक है, इस तरह की बनाता है। फिर कह रहा है इन चंबा द द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। बैड लैंड मतलब अब इस जगह पे खेती कहाँ से हो सकती है। ठीक है, इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड ड्राइवाइंस। बीगड़ इलाके जो कहे जाते हैं वो चंबल का है, चंबल के डाकू जम सुना होगा। फिर इन सच केस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। दिस इज जब सॉइल की ऊपर वाली सतह वॉश हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं सीट इरोजन। ठीक है,
ये कैसे होता है? विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट्स एंड स्लोपिंग लैंड्स नोन एज विंड इरोजन। मतलब हवा चलती है तो उसके कारण से जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है वो उड़ती जाती है, उसको विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अलग खराब तरीके से फार्मिंग करने की वजह से जो होता है कभी कभी, उसको कहते हैं कौन सा, डिफेक्टिव मेथड, सॉइल इरोजन। उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। फ्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन, ऊपर नीचे का ऐसे, मतलब गलत तरीके से कर दिया, बारिश हुई या पानी छोड़ा खेतों में, अब मिट्टी बह के चली गई कहीं, तो वो सॉइल इरोजन। फ्लोइंग काउंटर लाइंस एंड फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस, मतलब इस तरह के मेढ़े बना के करना। कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड काउंटर फ्लोइंग। ये काउंटर फ्लोइंग होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर मतलब भाग नहीं ले जा सकता है। टेरेस फार्मिंग की जाती है, ठीक है, वो सॉइल इरोजन बनाई को रोकती है। या फॉरेस्टेशन किया जाता है, उसके कारण रुकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं रोकने के। दिस और क्या लगाया जाता है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है, वो क्या करता है, विंड को रोकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्री टू क्रिएट अ शेल्टर आल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, ठीक है, वही शेल्टर बेल्ट्स बनाना, लगा दिए, पेड़ लगा दिए, उसके कारण पानी रुकता है। तभी कुछ तरीके थे। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने इस चैप्टर में देखा रिसोर्सेज देखी। रिसोर्सेज क्या होता है ना, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर में? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर रिसोर्सेज के बाद लैंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद सॉइल के बारे में पढ़ा, है ना। ये तीन चीजें हम लोगों ने इसमें देखी। तो रिसोर्सेज के हमने टाइप्स देखे, सॉइल के भी टाइप देखे हम लोगों ने, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको ट्राई करिएगा आप अपने आप। करना है तो इसमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, तो इसको हम सॉल्व करके इसके आंसर अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस रिन्यूएबल पता है आपको क्या होता है? रिन्यूएबल आपको पता ही है क्या होता है? रिन्यूएबल ये सब तो पता ही है ना। बायोटिक, नॉन रिसाइक्लेबल, replenishable, intensive cultivation, over irrigation, over grazing, deforestation। over मतलब हद से ज़्यादा होता है, over grazing मतलब हद से ज़्यादा, intensive cultivation, use of modern techniques, ठीक है। फिर ये सारी स्टेट्स हैं। टेरिस कल्टीवेशन, टेरिस कल्टीवेशन कैसी जगहों पे होंगे? प्लेन एरियाज पे होंगे? नहीं, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे होती है बताई थी आपको? यहाँ पे राजस्थान में होगी? नहीं, ठीक है, बताया था ना। तो हमने इसमें जो जो पढ़ा,
ऐसी चीज नेचुरली अकरिंग जिसका हम या फिर जैसे भी हो उसका हम अपने यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ये जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई चीज बनाने के लिए रिसोर्सेज होती है, लैंड, भूमि, ठीक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ये भी देखा, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये भी देखा। इसी तरह सॉइल में देखा, सॉइल क्या होती है, ठीक है, इसके टाइप्स देखे हम लोगों ने। इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है या इसको कंजर्व कैसे किया जाता है ये भी देखा हम लोगों ने। तो ये हो गया हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब अगला चैप्टर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। बाय।